हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट के हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आई होप आपकी ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके से डेली बेसिस पर हम इस चैनल पर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि कल मैंने ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो भी उसमें कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पैडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के संक्रमण का, संकलन का, आदान प्रदान का या इनमें इन सभी का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का। यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार को एक दूसरे के तक पहुंचा पाते हैं। हमारे मन में क्या बात है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार क्या हैं किसी चीज़ को लेकर, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम भाषा के माध्यम से ही व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ चीज़ों को देखा, उसका अवलोकन किया, उसके बारे में मेरे विचार क्या हैं, मेरी फीलिंग्स क्या हैं, इन सारे चीज़ों को हम जो आदान प्रदान करते हैं वो भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो सुनने से क्या होगा कि बच्चे आकार, शब्द, इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो सुनने में क्या है कि बच्चा तो सिर्फ उन चीज़ों को सुनेगा, तो इसका सुनने से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है कि बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। तो अक्षरों को और शब्द का आकार, क्रम, इन सब में बोलने का कोई मतलब नहीं है कि जब अक्षर की बात की जा रही है, ठीक है, और फिर उसका आकार क्या है, उसको किस क्रम में होना चाहिए, तो बोलना उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों को यदि अक्षर, शब्द के सही आकार, यानी कि बच्चों को अगर का लिखने के लिए सिखाना है तो का को किस तरीके से लिखा जाता है ना। जो कॉपी होती है 2 लाइन वाली, इसमें का किस तरीके से लिखाएगा। जब बच्चों को आ ई सिखाना है तो उसको किस तरीके से, किस आकार में लिखा जाना है या किस क्रम में होना चाहिए, यानी कि का के बाद खा होना चाहिए, इसके बाद ग, घ, इस तरीके से एक सीक्वेंस में होना चाहिए। और अक्षर और शब्दों के बीच की दूरी, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है घर, ठीक है, यहाँ लिखा है घर और उसके बाद लिखना है जाना। तो घर जाना है, घर जाना है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि दो जो शब्द हैं घर और जाना, इनके बीच जो कुछ थोड़ा दूरी होना चाहिए, उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसको लिखेंगे, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों का जो बीच में अंतर है, और घर जाना है, यानी कि इसके अंतर को समझने की योग्यता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लेखन संबंधी दक्षता के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट ऑप्शन है कि व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। तो इसमें व्यवहारिकता का कोई बात नहीं की जा रही है, इसमें लेखन संबंधी कार्य के बारे में बातें की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष क्या है।
सुनना और बोलना, केवल सुनना, केवल पढ़ना और केवल लिखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा का अधिग्रहण में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है सुनना और पढ़ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा अधिग्रहण यानी कि भाषा को जब हम अधिग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उस चीज़ों को हम सुनकर, मान लीजिए किसी चीज़ को, मान लीजिए कक्षा में कविता का वाचन हो रहा है, तो बच्चे क्या है कि उस कविता को सुनते हैं, सुन करके उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इसके बाद है पढ़ना। पढ़ने से क्या है कि जब हम मौन पठन करते हैं तो उनसे क्या है कि हमारा जो मेमोरी पावर जो होता है वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम मौन वाचन करते हैं तो उससे क्या है कि चीज़ों को हम और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उसको अपने ध्यान में रख पाते हैं। तो भाषा अधिग्रहण में सुनना और पढ़ना ये दोनों जो होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पक्ष यानी कि महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। केवल सुनना या केवल लिखना या केवल पढ़ना नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, या विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। अधिगम सामग्री का क्या मतलब होता है? जो टीचिंग मटेरियल जो होती है वो भाषा शिक्षण में क्या होता है कि ये विषय वस्तु के कठिनाई को उचित स्पष्टीकरण करती है। मान लीजिए कोई पाठ है, उससे बच्चों को समझने में कोई समस्या हो रही है, लेकिन बच्चों को अगर उस चीज़ को टीचिंग मटेरियल के माध्यम से समझाया जाता है तो बच्चे उस चीज़ को यानी कि उस जो कठिनाई स्थल जो है उसको वो बेहतर तरीके से स्पष्टीकरण यानी कि उसको वो समझ में आ जाता है। तो भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है कि विषय की कठिन कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। यानी कि टीचिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो जो विषय वस्तु है यानी कि जिस बारे में हमें बच्चों को बताना है उसके कठिनाई स्थल को वो अच्छे से स्पष्टीकरण कर पाए, ताकि बच्चे उस चीज़ को और भी बेहतर अच्छे से समझ पाएँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए? कोई बच्चा अगर पहली कक्षा में पढ़ रहा है तो उसका जो मातृभाषा है यानी कि जो उसकी घर में बोली जाने वाली भाषा है वो किससे प्रारंभ होना चाहिए? अक्षर ज्ञान से, वाक्य रचना से, रंग बिरंगे चित्रों से, या वार्तालाप से? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि पहली कक्षा में अगर बच्चों को मातृभाषा का शिक्षण देना है, उनको उनकी जो मातृभाषा हिंदी है अगर उसका शिक्षण देना है बच्चों को, तो इसमें क्या है कि अक्षर ज्ञान से इसको प्रारंभ किया जाता है। अक्षर ज्ञान की मतलब कि बच्चों को पहले बताया जाता है कि आ, ठीक है, बच्चों को इस तरीके से आ लिख के बताया जाता है कि आ से अनार, आ से आम। ठीक है, तो इस तरीके से कई कई बच्चों को क्या है कि इस तरीके से डॉट डॉट देकर भी बच्चों को जो अक्षर ज्ञान है वो कराया जाता है। बच्चों को कहा जाता है कि आप इस पर पेंसिल इस तरीके से घुमाएं। इससे बच्चा क्या है कि उसमें धीरे धीरे उनको अक्षर का ज्ञान हो जाता है और ये उनसे वो उनका जो मातृभाषा का जो शिक्षण है वो इनसे ही प्रारंभ होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रजनी पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे खेलना बहुत पसंद है, मैं घर गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। रजनी लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, या ये वह केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि वह केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि वह केवल मैं, वह, मुझे वाले वाक्य ही प्रयोग करना जानती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि रजनी जो है वो लिंग वचन और क्रिया आदि की दृष्टिकोण से सर्वनाम का किस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए वो बेहतर तरीके से जानती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि रिमीडियल टीचिंग जो होती है उसका क्या पर्पस होता है। छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, तो त्रुटि का पता लगाना यानी कि कारण को जानना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है निदानात्मक शिक्षण। इसको कहा जाता है निदानात्मक शिक्षण यानी कि डायग्नोस करना। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों की त्रुटि यानी कि उनकी जो गलती हो रही है पठन में, उसके कारणों को जानने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है कि बच्चों का पिछड़ापन दूर करना, या विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। यानी कि स्टूडेंट जो हैं वो किसी चीज़ को अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो पहले तो उसका हम निदानात्मक शिक्षण करेंगे, यानी कि उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा आखिर उस चीज़ को क्यों नहीं सीख पा रहा है, बार बार सिखाने के बावजूद क्या आखिर समस्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उसको उपयुक्त हम उपचारात्मक शिक्षण प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि उसको रेमेडीज़ देंगे कि आखिर इन किन तरीक़ों से उसके जो कारण हैं उसको फुलफ़िल किया जाए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। यानी कि ये जो कथन दिया गया है वो किन्होंने दिया है, ब्लेयर ने दिया है, क्रो एवं क्रो ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, या स्किनर ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि क्रो एवं क्रो ने ये कहा है कि दृश्य श्रव्य उपकरण, दृश्य श्रव्य उपकरण किसे कहा जाता है। तो दृश्य श्रव्य उपकरण उसे कहा जाता है, दृश्य मतलब कि जिस चीज़ों को हम देख करके सीखते हैं, मान लीजिए उसको हम टेलीविज़न के माध्यम से या फिर कुछ अधिगम सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। श्रव्य उपकरण जैसे कि रेडियो हो गया है ना, जिससे बच्चे सुन कर के चीज़ों को सीखते हैं, तो इसे ही दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। तो ये सीखने वाले व्यक्ति को घटना, वस्तु और कारण प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभव से लाभ उठाने का अवसर देती है। ये जो कथन है ये क्रो एवं क्रो ने दिया है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से कथन से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि इसे आपको याद ही करना होगा, इसे समझ नहीं सकते हैं। तो फिर इसको आप याद करें ताकि आप इसके क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है। अगर बच्चों को लिखने के कौशल में अगर विकास करना है, डेवलप करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। कहानी को बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, लिखवाकर, या निबंध लिखवाकर, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि कहानी बोलकर। कहानी बोलने से भी बच्चों में लेखन कौशल का विकास होता है। मान लीजिए टीचर जो हैं वो कहानी को बोलते जा रहे हैं और बच्चों को कहा जा रहा है कि आप सभी कहानी को सुनकर लिखते हुए जाइए। तो इससे क्या है कि बच्चे में कहानी से सुनकर, सुनने के साथ साथ लेखन कौशल का भी उनका विकास होगा। श्याम पट पर लिखवाकर, मान लीजिए बच्चों को अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए और कहा जाए कि आप इसको श्याम पट पर आकर के इसका आंसर लिखिए, तो इससे भी बच्चे का लेखन कौशल विकास होगा। फिर है निबंध लिखवाकर, निबंध के माध्यम से भी बच्चे में लेखन कौशल का विकास होगा। बच्चे इसमें क्या है कि निबंध जो होता है इसमें बच्चे अपने विचार, उनका क्या अनुभव है उसको भी वो उसमें साझा करते हैं। तो ये भी जो है वो लेखन कौशल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये तीनों जो हैं वो लेखन कौशल की समझ का विकास करने में महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती हैं। यह इस ओर संकेत करता है, यह किस ओर संकेत करता है। आइए अब हम देखते हैं इनके ऑप्शन को कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती है,
उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, या राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या राधिका के विचारों को तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि राधिका के विचारों की तेज गति जो है उसके लेखन के साथ नहीं मैच खा पा रही है। ठीक है, यानी कि वो क्या है कि वो जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रही है विचारों की गति के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? प्राथमिक स्तर मतलब कि कक्षा 1 से 5 की बात की जा रही है। इसमें क्या है कि बच्चे किस प्रकार की कविता को पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जिसमें लयात्मक हो, या जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हुई हो। तो छोटी कक्षाओं में यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में अक्सर बच्चे ऐसी कविताओं को जो पसंद करते हैं जो लयात्मक होती है, यानी कि जैसे कविता के माध्यम से बच्चों को जब सिखाया जाता है, ठीक है, कि मछली जल की रानी है, इस तरीके से क्या है कि जब बच्चों को हम कविता के माध्यम से चीज़ों को सिखाते हैं तो बच्चा क्या है कि इससे वो और भी इंटरेस्ट लेते हैं। उसमें एक तो गाना के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, उसके साथ ही साथ उसमें कुछ एक्टिविटी भी होती है। तो इसे जो होता है वो प्राथमिक कक्षा में काफ़ी पसंद किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति क्या होती है? शब्दों की व्याख्या करना, शब्दकोश देखना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, या शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि शब्द के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर पद्धति होती है कि वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के लिए दे दिया जाए, कि बच्चे को वाक्य दिया जाए और कहा जाए कि इसका अर्थ क्या होगा, आप इसका अनुमान लगा करके बताइए। तो इसमें क्या है कि बच्चा खुद चीज़ों को करेंगे, वो सोचेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या होना चाहिए, ये वाक्य का अर्थ क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके माध्यम से क्या है कि बच्चा और भी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि बच्चा क्या है कि इसमें किसी चीज़ को वो स्वयं करेंगे, इसमें रटी रटाई चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसमें बच्चा का जो विकास है वो भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। मौन वाचन, जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही वीडियो में एक क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, उसके बारे में ही इसमें पूछा गया है कि मौन वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तार्किक योग्यता का विकास करना, मनन शक्ति दोनों का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि मौन वाचन से क्या होता है कि बच्चे की तार्किक योग्यता का विकास होता है, बच्चे में तर्क करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी डेवलप होती है। इसके साथ ही साथ बच्चे में जो मनन शक्ति जो होती है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। इसलिए मौन वाचन को काफ़ी अच्छा माना जाता है। मौन वाचन उसे कहा जाता है जैसे कि जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो पूरा डीपली उस चीज़ को पढ़ते हैं, उसके एक एक पॉइंट को देखते हैं, तो हमें क्या है कि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं कि उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बारे में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग, जो लॉजिकल एबिलिटी जो होती है वो काफ़ी डेवलप होती है। इसके साथ ही साथ उनकी मनन शक्ति का भी विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं? सुनने के कौशल को, लिखने के कौशल को, पढ़ने के कौशल को, या समझ का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि एक सेकेंड,
कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने, यानी कि बच्चा क्या है कि अपना निजी अनुभव उसमें व्यक्त करेगा। बच्चों को पाठ को पढ़ाया गया और पढ़ाने के बाद क्या है कि टीचर जो हैं वो बच्चों को उनका क्या निजी अनुभव है उसके बारे में, मान लीजिए बच्चों को वर्षा संरक्षण के बारे में बताया गया, पाठ को उनको पढ़ाया गया। उसके बाद वर्षा का संरक्षण हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, इससे बच्चे क्या है कि अपना निजी अनुभव देंगे, है ना, कि हम इन तरीकों को अपना कर वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चा अपना निजी अनुभव व्यक्त करेगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें क्या है कि बच्चे के समझ का मूल्यांकन होता है कि बच्चे उस चीज़ को कितने बेहतर तरीके से वो समझ सके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 14 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, जो हिंदी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस थे। इसमें कि ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इसमें क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।